प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत जो आपके नियम पूछे जाते हैं। इस सीरीज में आपको 8 ऐसे इंपॉर्टेंट नियम बताने वाला हूं जिनको अगर आप देख लेते हो तो फिजिक्स में अब आपको इसके अलावा कोई भी नियम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपका आधारित है पूरा का पूरा नियम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा और सारे नियमों को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पर इसको अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका ओम का नियम। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देखो फिजिक्स में जो है क्लास 12th में ओम का नियम इतना सिंपल तरीके से बहुत ही कम पूछा जाता है और अगर पूछा गया तो फिर आपको ऐसे लिखना है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका डेरिवेशन टाइप से पूछा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के या क्रांतिकाल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो वो आपको मैं एक लॉन्ग वीडियो में जो है डेरिवेशन के अंतर्गत करा दूंगा। बाकी थ्योरी वाले पोर्शन में आपको ऐसे लिखना है, देखना। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप हो गया है ना, तो ये कोई आपका चालक है और चालक की कोई मतलब भौतिक अवस्था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आपका टेम्परेचर आता है। तो जैसे ताप आदि नियत रखी जाएं तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही इजी सा प्रश्न का आंसर है, आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। तो मान लो आपके पास ये AB कोई एक चालक है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा यहाँ पर V क्या है, वो आपका धारा I के जो धारा I प्रवाहित हो रही है उसके क्या है, समानुपाती है। इतना याद रखना। तो V समानुपाती प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पर इसको हटाएंगे चिन्ह को तो V बराबर IR हो जाएगा, जहाँ R क्या है, आपका चालक में उत्पन्न प्रतिरोध होता है। इस तरीके से ओम का नियम आपको लिख देना है। बाकी दूसरा देखो, यहाँ पर नियम के अंतर्गत प्रश्न आपका आता है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम भी भाई बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए ये आपका दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा एम्पियर का नियम क्या कहता है। यहाँ पर परिभाषाओं को बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से इजी लैंग्वेज में लिया है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है, मतलब गॉस की प्रमेय आपने जो पढ़ा है उसके ही बराबर होता है। जिस तरीके से गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है ना, बंद पृष्ठ के लिए, वैसे ये भी क्या है, बंद पृष्ठ में ही लागू होता है ये नियम। तो इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन का मतलब होता है जिसे समाकलन का चिन्ह है, और ये आपका बंद वक्र इसमें खींच दिए ना, बंद पृष्ठ के लिए हो गया। V डॉट dl क्या है, अल्पांश है ना, छोटा सा टुकड़ा या छोटा सा पार्ट आपका किसी बंद पृष्ठ का छोटा पार्ट है ना, अल्पांश। वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। जैसा कि यहाँ पर इस फार्मूले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वेक्टर V डॉट dl इक्वल टू μ0 इंटू I। μ0 का कितना है, I गुना इन दोनों को गुणा हो गया, यही है। जहां पर निर्वात की चुंबकशीलता होती है μ0, इतना याद रखना है। इसको बोलते हैं क्या, एम्पियर का नियम। तो दो नियम क्लियर है ना आपके यहाँ से। चलिए, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला नियम क्या है भाई, तो अगला नियम आपका आता है लेंज का नियम। देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं और हर एक प्रश्न जितना बता दूंगा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई तैयारी हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे, भले थोड़ा बहुत हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है। देखो फरवरी में एग्जाम है, तो अभी तो इतना है समय, आप आराम से बस पढ़ते जाइए। जो जो मैं आपको बताता जाऊं उसको आप लोग बिल्कुल इनको जो देखो नोट्स भी बनाते जाना है ना। जैसे कि इस तरीके के, अब मैंने आज आपको जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट नियम, तो आप एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया ना कि फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट नियम जितने भी नियम है आपको ये वीडियो में मिल गया, आप इनको नोट्स कर लो है ना। तो इस तरीके से काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए, लेंज का नियम क्या होता है इसको समझिएगा। तो यहाँ पर है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई। यहाँ पर इसका मतलब क्या है देखो, तो जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे हो, इसको थोड़ा समझना आप लोग। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक कुंडली है। क्या है भाई, कुंडली है। इसमें आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न है या प्रवाहित है। ठीक है ना, क्या है, प्रेरित धारा प्रवाहित है जो कि I है, आप देख सकते हैं।
एक धारा मापी लगा है गैल्वेनोमीटर इसमें, और इसके पास है एक दंड चुंबक जिसमें N और S ये क्या है, इसके ध्रुव हैं, है ना, नॉर्थ और साउथ जो होते हैं ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो वो आपके क्या है, इसमें चुंबक के ध्रुव हैं। अब इसमें काम कैसे किया जाता है भाई, तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ काम होता है। जैसे आप लोग इस चुंबक का साउथ पोल, ध्यान से समझना, साउथ पोल अगर आप इस कुंडली के पास लाते हो, जब इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उस टाइम, तो क्या होता है, जो ये कुंडली का आपका इसके एस के पास वाला सिरा है, ये भी आपका चुंबक के यस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। अर्थात यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ बोलेंगे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास कोई मान लो दो चुंबक है इस तरीके से, और आप उनको जब पास लाते हो तो अगर उन दोनों के जो ध्रुव हैं वो सेम होते हैं, जैसे एस एस हो गया या एन एन हो गया, तो उनके बीच क्या उत्पन्न होता है, तो भैया बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, है ना, और आकर्षण का मतलब क्या होता है, खिंचाव करेंगे। इतना तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये आपका यस यस की भांति ये भी कार्य करने लगता है, इसलिए ये दूरी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और यही कारण है यहाँ पर बताया गया कि वह उस कारण का विरोध कर देता है जिससे स्वयं उत्पन्न हुआ है। मतलब जितना पास लाओगे तो यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन ये क्या होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ये जो है कारण का विरोध भी, मतलब पास लाने से उत्पन्न हो रहा है लेकिन क्या कर रहा है भाई, दूर भी भगा रहा है, तो विरोध ना हो गया। इस तरीके से होता है लेंज का नियम, तो इसको आप लोग कर लेना। अगला देखिए, नेक्स्ट नियम आता है बायो सवर्ट नियम। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में देखो हर बार पूछा गया, कोई सा भी पेपर का सेट आप उठाकर देख लेना, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी पेपर के सेट में रखे मिलेंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो बायो सवर्ट नियम क्या कहता है, सिंपल सी परिभाषा है भाई, किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल वी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल, एक साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, तथा अल्पांश व अल्पांश के उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा, है ना, कि साइन के अनुक्रमानुपाती, यानी इतनी सारी चीजें आई हो गया, डेल एल या डी एल हो गया, या थीटा हो गया, साइन थीटा, है ना, इन सभी के क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है। तथा जो आपका उन बिंदुओं के बीच की दूरी अल्पांश से जो यानी कि जो आपका आर है ना, अल्पांश से यहाँ पर डेल एल तक की जो डेल एल तो एक छोटा सा टुकड़ा का पार्ट है ना, तो जो दूरी है वो आप लोग यहाँ पर आर माने उसके क्या है, अनुक्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग की। तो ये बस आपका जो आर है ये केवल व्युत्क्रमानुपाती में रखा जाएगा और बाकी की सारी वैल्यू अनुक्रमानुपाती में रखी जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब बनाओगे तो डेल भी यहाँ पर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू आई डेल एल या डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जब आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनल टू इस साइन को, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इतना याद रखना है, ठीक है ना। डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका ये मात्रक आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, बायो सवर्ट का नियम होता है। इसके बाद आपको नियमों में तैयार करना है अगला फैराडे के नियम। देखो इसमें वैसे दो नियम है, लेकिन हम इसको एक ही नियम मान के चलेंगे क्योंकि दोनों तो फैराडे ने दिए हैं, है ना। तो प्रथम नियम क्या कहता है, देखो, तो जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यदि परिपथ बंद हो तो याद रखना, यदि बंद है परिपथ तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, और वह तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। इसको बोलते हैं प्रथम नियम फैराडे का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, या आपको मैं इसका पीडीएफ भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए सेकंड नियम को देखिएगा। दूसरा नियम आपका कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल यानी कि टाइम में चेंज है ना, समय में परिवर्तन की दर हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है माइनस डेल्टा टी या डी टी भी लिख सकते हो, है ना, डी फाई। तो डेल फाई अपॉन डेल टी, और जहां पर आपको बता दिया कि डेल फाई आपका फ्लक्स में परिवर्तन की दर है और डेल टी क्या है, टाइम है।
तो यदि हम मान लें कि डेल्टा टी यहाँ पर टेंड्स टू जीरो है, यानी कि अगर इसको हम जीरो दिखा दे, समय हमारा अगर जीरो रहता है, तो उस टाइम आपका E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी हो जाएगा। यानी क्या है भाई, ये होता है फेरों की संख्या जहां पर कुंडली में, है ना। और माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो देख सकते हैं ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, कौन क्या चीजें दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नियम आता है भाई किरचॉफ के नियम। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन नियमों की बात हो रही है भाई, हम लोग एक सीरीज बना के लिए है इस वीडियो में, है ना, कि सारे नियमों को देखेंगे तो फिर सारे नियमों को देखना भी पड़ेगा। तो चलिए किरचॉफ के नियम दो नियम है। पहला नियम है प्रथम नियम, इसको धारा का नियम भी बोला जाता है। याद रखना, काफी बार पूछ लेता है क्वेश्चन, भाई किरचॉफ का धारा नियम बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार धारा नियम कहते किसे हैं, पहले को या दूसरे को। तो याद रखना, पहले को धारा नियम, दूसरे को वोल्टता नियम। तो धारा नियम क्या कहता है, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जहां पर सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, यानी कि संधि पर मिलने वाली धाराएं शून्य होंगी। जैसे कि आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पर देखना, ये संधि है बीच का पॉइंट, और जितनी धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उनको धनात्मक और जो दूर जा रही हैं उनको ऋणात्मक लेंगे। जैसे I1 I2 I3 ये सभी इनका एरो देख रहे हो ना, संधि की ओर है, तो ये धनात्मक यहाँ पर I1 I2 I3। ठीक है, फिर जो I4 और I5 है ये बाहर जा रहा है, तो माइनस I4 माइनस I5, इस तरीके जो बाहर है जा रही हैं दूर उनको नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये आपका एक सूत्र बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, इसको बाहर इधर ले लो तो यहाँ पर I4 प्लस I5 ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रथम नियम। अगला देखो वोल्टता नियम को, दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, वोल्टता का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के लिए लागू होता है ये नियम। विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। जैसे पहले बंद पास में ले लो, ये आपको दिख रहा ना, तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल और उसमें प्रवाहित जो विद्युत वाहक बल है उसके योग के बराबर होता है। बस इतना इसमें चिन्हों का ध्यान देना है कि जो धारा की दिशा में चलेगा उसको हम पॉजिटिव, और जो धारा की दिशा में विपरीत हो गया उसको नेगेटिव लेना, इतना याद रखना। तो I1 R1 ये हो गया। फिर इधर से चलिए, तो ये यहाँ पर देखो इस तरीके से घूमा है, तो पहले वाले में घूमना है हमें। इधर से चलते हैं, इधर से आएंगे तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में जब आएंगे तो यहाँ पर I2 उल्टा पड़ गया, इसलिए I2 R2 नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर इसमें आइए E1, और इधर से आएंगे तो E2 भी फिर देखिए नेगेटिव हो गया, तो इसमें यहाँ पर फिर माइनस हो गया बीच में। अब दूसरे वाले बंद पास में इसमें आ जाओ, तो दूसरे बंद पास के लिए देखो I2 R2 यहाँ पर ये लिए, इधर से चलेंगे इधर आएंगे तो ये देखो दिशा सेम है दोनों की, ये भी इधर जा रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पर धारा I1 प्लस I2 और इनटू में प्रतिरोध क्या है R3 है, इक्वल टू इसका विद्युत वाहक बल केवल E2 है। ये होता है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। क्लियर है ना। तो इस तरीके से दोनों नियमों को आपको कर लेना है। अगला आता है भाई स्नेल का नियम। चलिए तो इसको भी समझिएगा। स्नेल का नियम क्या होता है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित रंग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और यह एक नियतांक है। ठीक है, तो यदि आपतन कोण I हम मान लें और अपवर्तन कोण हम लोग R मान लें, तब इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा साइन I बटे साइन R बराबर N, या बोल सकते हैं एक नियतांक है, जहां N को हम क्या मान लेंगे, एक नियतांक मान लेंगे। तो N बराबर साइन I बटे साइन R, और यहाँ पर ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप साइन I बटे साइन R लिखते हो तो आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखो 1n2 है इस तरीके से, और अगर आप इसी को 2n1 लिख दोगे, यानी 2 यहाँ पर ले आओगे 1 यहाँ पर ले जाओगे, तो ये आपका दिशा इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे, साइन R ऊपर साइन I नीचे, साइन R बटे साइन I इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, स्नेल का नियम। और मैं आपको ये जो सारे नियम पढ़ा रहा हूँ, इनका अगर आपको पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं
470534। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बोल देना भैया मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का क्या है हैंड रिटेन नोट्स और साथ में PYQ चाहिए, तो मैं आपको मात्र 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट का पूरा PDF जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, PDF नोट्स मिलेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी सम्मिलित रहेगा और ये आपके लिए बेस्ट ऑफर होने वाला है। तो इस तरीके से 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए फिर अब यहाँ से अगला नियम देख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसमें भाई प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, जैसे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम तो आपका स्नेल का नियम होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे नियम हो गए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ये है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इतने नियम आपको तैयार करने हैं और नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा मैंने आपको बता दी। ये सारे के सारे नियम जो है इन नोट्स के अंतर्गत आपको, मतलब जो भी पढ़ाता हूँ तो आपका भाई यहाँ पर ये तो पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत ही तो सारी चीज़ें रहेंगी। पूरा सिलेबस ही मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर पूरा हैंड रिटन। ठीक है, 99 रुपये में। तो ये आपके लिए वेस्ट रहेगा, या तो आप लोग नोट्स खुद बना लो। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में आपके लिए काफ़ी काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।